हेलो सेल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो हमारा सेशन है वो आपका महा रिवीजन का सेशन है मिड टर्म्स के लिए। तो आज में हम फाइनली एक बड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं अपने वो सारे चैप्टर्स का जो आपके मिड टर्म्स में आने वाले हैं। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने सारे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लेफ्ट आउट थे मे बी वो सब के सब इस सेशन में इंक्लूड कर दिए हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करना वो सारे क्वेश्चंस जानने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अभी मिड टर्म्स स्टार्ट नहीं हुए हैं या होने वाले हैं। तो आप लोग तो बहुत ध्यान से देखना, और जिनके खत्म भी हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं एग्जाम्स, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भाई ये चैप्टर्स तो वैसे भी आने वाले हैं। तो जोर से बता दो मुझे कि मैं ऑडिबल और विजिबल होंगी आप लोगों को, और अपने पास पेन और पेपर लेकर के बैठना। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। भाई हमारा सेशन की स्टार्टिंग तो सबको ही पता है किससे होती है, मोटिवेशनल कोट से। अब पढ़ रहे हैं भाई तो मोटिवेशन भी तो चाहिए ना मैम। तो क्या बोल रहा है हमारा मोटिवेशन? यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। ऑब्वियसली भाई एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में ऐसा गिव अप नहीं करने का है कि नहीं आता, नहीं कर पाऊंगा। काम रहो, एकदम रिलैक्स रहो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस अप करते रहो। गिव अप करने की नीड नहीं है, मस्त फोड़ करके आओगे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू आवर सेशन, जो कि है सबसे पहला क्वेश्चन आपके 5 मार्कर्स वाले। और 5 मार्कर के क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 मार्कर्स के मैंने 2 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, दोनों ही 5 मार्कर्स में आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले 5 मार्कर के क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्या दिया हुआ है 5 मार्कर का क्वेश्चन? Structure of nephron, it consists of Bowman's capsule in which glomerulus is present, जिसको हम tuft of capillaries या cluster of capillaries भी बोलते हैं। Afferent artery brings the impure blood, हाँ हमें पता है यहाँ पे afferent arteriole present होता है जो impure blood लेकर के आता है आपकी tuft of capillaries glomerulus में। उसके बाद cup shaped structure को हम Bowman capsule बोलते हैं, जो कि आपका ट्यूब्यूलर पार्ट बनाता है नेफ्रॉन का, जो कि एंड अप होता है आपके कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है। ये तो हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है कि उसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमैन कैप्सूल होती है जो कि एक्सटेंड अप होती है ट्यूब्यूल्स में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट्स। तो उसने क्या पूछा है आपसे? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो उसने हमसे नेफ्रॉन का वो फंक्शन पूछा है। तो नेफ्रॉन का सबसे पहला फंक्शन हमें पता है कि वो यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो अब हम देख लेते हैं भाई कि होता क्या है। तो देखो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है ना वो होता है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्ट्रक्चर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है हमारी जो अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बना लेती हूँ, एक काम करती हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है हमारा, है ना। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये होता है, बीच में हमारी कैपिलरीज की टफ्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसमें से ब्लड प्योर होकर के निकलता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सारे फॉर्मेशन की, पूरे 3 स्टेप्स की, तो 3 स्टेप्स ये होते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म करता है कौन? आपका ग्लोमेरुलस, जो कि बोमैन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है आपका ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और थर्ड जो आता है आपका स्टेप वो आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है।
टिब्यूलर सिक्रीशन। तो अब हम ये तीनों ही स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा कौन परफॉर्म करता है? ग्लोमेरुलस, जिसमें से एफरेंट आर्टीरियोल आपकी इंप्योर ब्लड को लेकर के आती है। ग्लोमेरुलस में सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्ट्रेट आउट कर लेता है और ये चला जाता है आपका बोमैन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ये बोमैन कैप्सूल से ये पूरा फिल्टर होते होते जाता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। ये पीसीटी क्या करती है? दूसरा स्टेप परफॉर्म करती है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का। क्यों परफॉर्म करती है? देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट तो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, लेकिन जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस वगैरह भी फिल्ट्रेट आउट हो गए होते हैं गलती से, वो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, उनकी नीड होती है हमारी बॉडी को। तो पीसीटी क्या करती है? ये सब पार्ट्स को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, वापस से एब्जॉर्ब करके ब्लड में पोर आउट कर लेती है, क्योंकि इन पीसीटीज के अराउंड भी ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये खुद एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में पोर आउट कर देती हैं। फिर उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, और हमारा थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है टिब्यूलर सिक्रीशन। अब ये लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इवन पीसीटीज भी आयंस सिक्रीट करते हैं टिब्यूल्स के अंदर। क्यों सिक्रीट करते हैं? ताकि हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन हो सके। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये सारे आयंस को वो सिक्रीट करता है थर्ड स्टेप में, टिब्यूलर सिक्रीशन में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। उसके बाद पूरा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेट आउट होने के बाद डीसीटी से होते हुए हमारी पूरी यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाती है। एंड व्हेन देयर इज अ अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, जब अर्ज होती है तब आप यूरिनेशन करते हो और बॉडी से हमारी बॉडी से वो पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरीके से पूरी यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो कितने स्टेप्स से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। यही है, देखो, फिल्ट्रेशन होता है जो ग्लोमेरुलस परफॉर्म करवाती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी तीनों ही परफॉर्म करवाता है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा टिब्यूलर सिक्रीशन, जिसमें लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और पीसीटी आयन सिक्रीट आउट करती ताकि हमारी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा अगेन 5 मार्कर का क्वेश्चन। ये अगेन आपका एक 5 मार्कर का क्वेश्चन है। तो आपका 5 मार्कर के क्वेश्चंस में तो देखो, डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, तो मेक श्योर आप उसके मार्क्स के डिवीजन के बेसिस पे ही सब कुछ उसमें लिख करके आओगे। और डायग्राम है तो उसको तो प्रॉपर ड्रॉ करके आना। Carefully study the diagram of the human respiratory system with labels. Okay, तो फर्स्ट वाला तो हमारा ट्रेकिया है, सेकेंड वाला हमें देखना है, थर्ड वाला देखना है और फोर्थ वाला देखना है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो भाई ए वाला हमारा ट्रेकिया है। इट इज सपोर्टेड बाय द बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन हमको और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है। हमें पता है जो ट्रेकिया होता है उस पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो जो ये बोनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको दिखती हैं, ये बोनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। सपोज करो हमने एक्सहेल करी एयर, तो जितनी भी एयर है वो आपके ट्रेकिया से क्या हो गई? बाहर चली गई। अगर ऐसा होगा तो वहां वैक्यूम क्रिएट होगा और वो कोलैप्स होने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी कोलैप्स से बचाने के लिए ट्रेकिया में बोनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। तो भाई ट्रेकिया का फंक्शन समझ में आया, क्या हुआ? उसके थ्रू एयर जब एक्सहेल आउट हो जाती है पूरे प्रोसेस में, तब ट्रेकिया में कोई भी एयर जब नहीं होती तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर वो वैक्यूम की वजह से वो कोलैप्स हो गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो वो इंजरी से बचाने के लिए उसमें बोनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। चलो, तो रिब्स पूछा है। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। यस, एग्जैक्टली। जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हमारा जो लंग की कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रिब केज जो हमारा लंग्स के अराउंड सराउंडिंग होती है, ये जो लंग्स हैं इसके सराउंड में रिब केज प्रेजेंट होता है, बोनी रिब केज। वो रिब केज भी आउटवर्ड मूव करने लग जाता है और लिफ्ट अप कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग्स की कैविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? लंग्स की कैविटी इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर, और एयर जो हमने इनहेल की होती है वो लंग्स के अंदर फिलअप हो जाती है।
ठीक है। अब एल्वियोलाई की बात आई तो एल्वियोलाई क्या होते हैं, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत सारे कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं। और मेन जो आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है आपकी बॉडी में, वो मेनली आपका एल्वियोलाई में होता है, जहां पे O2 आपका वापस से एल्वियोलाई ब्लड में डिसॉल्व कर देता है और ब्लड से CO2 आपकी एल्वियोलाई में चली जाती है और फिर हम उस CO2 को एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो ये था हमारे एल्वियोलाई का फंक्शन। बाय ब्रीदिंग, डायफ्राम क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं तो यहाँ पे जो ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है हमारे, वो ऊपर लिफ्ट कर जाता है, ठीक है, लिफ्टेड अप, और जैसे ही हम एक्सहेल आउट करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है एंड मूव्स डाउन। तो भाई बस इतना सा होता है। और एक ये एक तरीके का डायमेंशन होता है जो कि आपको थोरैक्स और आपके एब्डोमिनल कैविटी को, ऊपर का पार्ट थोरैक्स बोलते हैं, नीचे का पार्ट एब्डोमिनल बोलते हैं, जिसको डिवाइड करता है, सेपरेट आउट करता है आपका। तो यही था भाई पूरा फंक्शन। एल्वियोलाई क्या होते हैं, टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपका थिन वॉल्ड होते हैं, इट इज द कंपोजिशन, ठीक है। बस यही पूरा लिखा हुआ है उसमें कथा, जो कि आपको मैंने वर्बली बता दी। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। यू आर नो द आंसर, आपको अच्छे से पता है सारे आंसर, तो आप उसको अपने वर्ड्स में बना करके लिख सकते हो रैदर देन रट्टू तोता बनने से। ठीक, चलो तो अब हम आ जाते हैं अपने 4 मार्कर्स के क्वेश्चन पे, जो कि अगेन आपके 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 4 मार्कर्स का जो सेक्शन होता है आपका, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि आपको एक केस दिया जाएगा, उस केस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम वो केस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 4 मार्कर्स में आ सकते हैं। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फूड मटीरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड द एनर्जी। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते ही हो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम इतनी कथा पढ़ते नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो देखो, एनारोबिक और रेस्पिरेशन का मतलब आपको पता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, वो बायोकेमिकल सा प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, फूड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फूड ऑक्सीडेशन होता है और फिर एटीपी रिलीज होता है, आपका एनर्जी, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। लेकिन अब ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है ये एनारोबिक है। एनारोबिक का मतलब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, जो कि होते हैं यीस्ट सेल्स। तो हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और किस में होता है, आपका यीस्ट सेल्स में, जिसमें आपका एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका एनर्जी रिलीज होती है, CO2 प्लस एटीपी, और सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती है। इसीलिए कहा जाता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ही एटीपी रिलीज होते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि हमारे मसल सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में बस ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अदरवाइज हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, इट्स अ biochemical process in which pyruvate is converted in the absence of oxygen to give out ethanol, carbon dioxide and ATP in the absence of oxygen, and it takes place in yeast। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख करके आना। एक्सप्लेन द प्रोसेस विच हैपन इन आर मसल सेल्स। तो ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारी मसल सेल्स बहुत हैवी वर्कआउट कर लेती है, जैसे हम बहुत हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, कोई एक्सरसाइज कर ली, रनिंग करके आए, वॉक करके आए हैं, तो हमारी मसल सेल्स जो होती हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है टू प्रोड्यूस मोर एटीपी। हमारे जो मसल सेल्स हैं उनको ज्यादा एटीपी चाहिए होता है टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो अब भाई इतनी ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए उनकी ऑक्सीजन की नीड भी एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन इंक्रीज होने की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन, भाई हम कितनी भी तेज सांस ले ले, ऑक्सीजन तो उतनी ही जाएगी जितनी कैपेसिटी हमारी होगी जाने की। तो
अब क्या होता है मसल सेल्स में, एक्सरसाइज के टाइम पे, हैवी वर्कआउट के टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या रिलीज होता है, हमारा जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, और यही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में क्रैम्प्स जो होते हैं, दर्द होता है जो मसल्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे मसल सेल्स में क्या हो रहा है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जो तब होता है जब बहुत हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? इजी ही था वैसे भी। इन विच फॉर्म आर बॉडी यूज द एनर्जी, भाई एनर्जी कैसे यूज करते हो तुम लोग अपनी वर्क करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट चीजें करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, सब चीजों के लिए हम यही सारे प्रोसेसेस तो कर रहे होते हैं। Why there is a fast breathing rate of aquatic animals than the terrestrial animals? ऐसा क्यों होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? कौन बता सकता है इसका आंसर मुझे? कौन बता सकता है? सोचो क्या हो सकता है। देखो अब होता क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, जगह है, हाँ देखो यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो क्या कर रहे होते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, डिसॉल्व्ड O2 को इनहेल कर रहे होते हैं, है ना। और हमारी जो डिसॉल्व्ड O2 होती है इट इज लेस इन अमाउंट। जो डिसॉल्व्ड O2 होती है, डिसॉल्व्ड O2 का मतलब पानी के अंदर जो O2 होती है, प्रेजेंस होती है O2 डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो बहुत लेस अमाउंट में होती है, लेस इन अमाउंट में होती है। तो इसी वजह से उनको, उनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है ज्यादा होती है, ताकि उनको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एक्सेस अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यही रीजन है कि हम स्लो ब्रीदिंग में भी हमको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस मिल जाता है हमारी बॉडी को जितना हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, इसीलिए। ठीक, बस इतना सा ही रीजन था इसका, और कुछ नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारा 4 मार्कर का क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ओके, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़े हैं जो वॉल्स ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। उनकी सिक्रीशंस क्या क्या होती हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझको? उनका सिक्रीशन क्या क्या होता है और उनका फंक्शन क्या क्या होता है? देखो 3 तरीके के सिक्रीशंस करता है, एक तो HCl रिलीज करता है, एक म्यूकस होता है और एक होता है आपका पेप्सिन, ठीक है। तो जो HCl होता है ये तो एसिड होता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन पार्टिकल्स जो गलती से आपके क्या मतलब जब आप खाना खा रहे होते हो तो गलती से आप उनको इनहेल कर लेते हो या डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आपके पहुंच जाते हैं, तो उनको किल करने का काम करता है। इसके अलावा जो HCl है वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब उसको एक एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो HCl के 2 फंक्शंस क्या हो गए, एक तो वो जर्म्स को किल करता है जो गलती से हमने इंजेस्ट कर लिए होते हैं थ्रू द फूड और वाया फूड मटेरियल, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, और दूसरा उसका फंक्शन होता है कि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि हमारा जो एंजाइम है स्टमक में पेप्सिनोजेन के फॉर्म में वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके। और हमें पता है पेप्सिन P से प्रोटीन, P से पेप्सिन, वो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, पार्शियल ब्रेकडाउन।
उसको आधा ब्रेक डाउन करता है स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में पार्शियल ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, प्रोटीन्स का, थ्रू द पेप्सिन। अब बारी आती है हमारी म्यूकस की। तो म्यूकस क्या करता है, वो म्यूकस जो होता है वो हमारी पेट की इनर लाइनिंग, हमारी जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को, इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl एसिड। हमें पता है HCl एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। H2SO4, HNO3 एंड HCl, these three are the स्ट्रॉन्ग एंड हाईली कोरोसिव एसिड्स। तो भाई अगर HCl हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है तो हमारे स्टमक के वॉल्स को कोरोड कर सकता है। तो वो कोरोजन से बचाने के लिए स्टमक हमारा म्यूकस भी सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को कि आप लोग बहुत ज्यादा देर तक भूखे मत रहो, क्योंकि जब आप खाली पेट होते हो, भूखे पेट होते हो, तो ये HCl ज्यादा रिलीज होता है और खाना नहीं होने की वजह से ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है आपका स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर होता है, जिससे आपके स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके सिक्रीशंस ने जो स्टमक रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं जो स्टमक की वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और उनके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। समझे कि नहीं, है ना। यही था, HCl था प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन था, और म्यूकस था। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन की एक्टिवेशन के लिए। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होकर के प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन। भाई अब 3 मार्कर्स वाले आपके 3 क्वेश्चंस हैं, तो देखें अब ये कौन कौन सॉल्व कर पाता है। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे कि हाउ डज फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, कौन बता सकता है कि फैट्स हमारे कहाँ डाइजेस्टेड होते हैं और हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। सोचो क्या हो सकता है। फैट्स का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे होता है, सोचो क्या हो सकता है। यप फैट्स का सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसके थ्रू, बाइल जूसेस के थ्रू, जो कि बाइल डक्ट सिक्रीट करती है। भाई बाइल जूसेस के थ्रू होता है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, हमारा बाइल डक्ट सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, बाइल डक्ट सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को, जो कि आपके फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब ये बाइल जूसेस क्या करते हैं, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और यही स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स फिर फर्दर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं। और पेनक्रियाटिक जूसेस भी लाइपेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है, जिसमें भी आपका फैट का डाइजेशन होता है, और अल्टीमेटिवली ये पूरा फैट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है, एंड कंप्लीटली इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो हमारा फैट किसकी वजह से डाइजेस्ट हो रहा है, बाइल जूसेस की वजह से, जो कि स्मॉल बाइल डक्ट अपने बाइल जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट करता है। यही बाइल जूसेस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट आउट कर देता है। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर फर्दर आपके पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन करते हैं। कौन एक्ट ऑन करते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें से आपको पता है लाइपेज होता है। कौन होता है, लाइपेज होता है, जो कि आपके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फर्दर और इमल्सिफाई कर देता है। इस प्रोसेस को भी हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस। तो इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस। और भाई ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स फर्दर कौन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज। लाइपेज जो ब्रेक डाउन करता है उसके बाद फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन उसको फर्दर पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती है और कन्वर्ट कर देती है फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। समझे कि नहीं। तो कहां पे हो रहा था, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, और किसके किसके थ्रू होता है, बाइल जूसेस के थ्रू, पेनक्रियाटिक जूसेस के थ्रू एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस के थ्रू। ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि कहां कहां पे हमारा फैट डाइजेस्ट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, लिवर का सिक्रीशन जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी बोलते हैं। द बाइल्स मे ऑल्सो मेक द मीडियम एल्कलाइन, एल्कलाइन भी बनाता है क्योंकि हमारे जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जिसको हम लाइपेज बोलते हैं वो फर्दर फिर फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है और फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। समझे कि नहीं? तो दिस वाज ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। पहले बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन कर रहा था, एल्कलाइन मीडियम बनाया, फिर पेनक्रियाटिक जूसेस में लाइपेज उसको ब्रेक डाउन कर रहा था और एट लास्ट में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस उसको फाइनली डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलो तो आगे देखने से पहले जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर वी विल मूव फर्दर। ओके चलो, now moving further with the next question which is CBSE 2019 question. Oh my god, what is translocation, why is it essential for plants and where do the substances in plants reach as a result of translocation? तो भाई वो अब हमसे पूछ क्या रहा है, उसने पूछा कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, प्लांट्स में ये एसेंशियल क्यों है और ट्रांसलोकेशन होने के बाद जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहां कहां पे जाते हैं, कहां कहां पे जाते हैं, वो ये पूछ रहा है आपसे। समझे कि नहीं? क्वेश्चन का मीनिंग वो है ये है कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है, नेसेसरी क्यों है या एसेंशियल क्यों है, और उसके बाद जो सब्सटेंसेस आपके मूव कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन के थ्रू वो एज अ रिजल्ट पहुंचते कहां पे हैं। तो भाई हमें पता है ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड, है ना, मूवमेंट ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स सच एज सुक्रोज, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज, जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। अब भाई ये एसेंशियल क्यों है, देखो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो फूड मटेरियल आपका लीफ में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस तो फूड मटेरियल लीफ में ही हो रहा है, अगर वो लीफ में ही रहेगा तो बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट्स तो डेड हो जाएंगे अगर उनको फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इट इज एसेंशियल, ये प्रोसेस ट्रांसलोकेशन का इसीलिए एसेंशियल है ताकि जो भी प्लांट्स का प्रोडक्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स जो भी स्टोर हुए हैं वो आपके थ्रू आउट द प्लांट मूव कर जाएं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू, ताकि वो हर एक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंच जाएं। क्योंकि अगर बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो देन दे विल बी डेड सून। ठीक है, वो सबकी डेथ हो सकती है, इसी रीजन से ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में एसेंशियल होता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑब्वियस सी बात है, जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको ट्रांसलोकेट कर रहे हैं पूरे ही प्लांट के पार्ट्स में, तो क्या क्या होगा, वो स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स और बाकी अदर साइड पे भी जाकर के स्टोर हो जाएगा। जितना उन पार्ट्स को चाहिए होगा वो उतना यूजेज कर लेंगे और जितना नहीं चाहिए होगा दे गोना स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स यही तो करते हैं, हमारी बॉडी में भी तो यही होता है कि ग्लूकोज जब यूज नहीं होता तो उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सिमिलरली प्लांट्स में भी अगर ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है उनका तो वो उसको स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो भाई ट्रांसलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, ताकि हर एक प्लांट के पार्ट्स तक इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। ट्रांसलोकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वाया द फ्लोएम, और ये इसके रिजल्ट में होता क्या है कि सारे प्लांट्स के पार्ट में अपना अपना उनको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में उनके न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। सिंपल, बस देखो हर एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का हो जाएगा, 1 मार्क का ये हो जाएगा, 1 मार्क का ये हो जाएगा, 1 मार्क का ये हो जाएगा। तो एक एक मार्क्स में आप जितना लिख रहे होगे अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से लिख करके आना, तो इतना लिखना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलो
Moving on to the next question, what are the different ways in which a glucose is oxidized to provide energy in the various organs? भाई ये क्वेश्चन तो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले जो इसका वो होता है ग्लूकोज। भाई हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया, किसके फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है हमारा खाना? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्जन जो होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये कन्वर्जन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज से जो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज जो पायरुवेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट होता है ये 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है, बताती हूँ। तो देखो 3 वेज में कैसे ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहला ब्रेक डाउन जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका ब्रेक डाउन होता है किसमें? CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी में, ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये ATP 38 होते हैं। कितने ATP होते हैं? 38 होते हैं। और ये आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब में आपका ये वाला रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक, एक होते हैं एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है? CO2 H2O प्लस ATP आपका, ठीक है। और ये आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें आपका जो पायरुवेट है वो CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा है, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP में। और ये ATP का अमाउंट कितना होता है? 38 ATP होता है। अब आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारा होता है मसल सेल्स में। ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में। अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है तब होता है जब हमने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है, बहुत ज्यादा वॉक कर लिया होता है, रनिंग कर ली होती है, ये सब चीजें कर ली होती है, तब हमारे मसल सेल्स में ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि हम जितनी भी हैवी ब्रीदिंग करें, एक लिमिट तक ही ऑक्सीजन हम इनहेल कर सकते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में प्लस ATP में। अब इसमें जो ये ATP रिलीज होता है, इसका अमाउंट सिर्फ 2 ही होता है, सिर्फ 2 ATP रिलीज होते हैं। यही रीजन है कि हम थक जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। एंड दूसरी चीज ये कि हमें क्रैम्प्स होने लगते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला आता है आपका, वो होता है आपका यीस्ट में। किसमें होता है? यीस्ट सेल्स में होता है। और ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ये होता है आपका यीस्ट में और साइटोप्लाज्म में। और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यीस्ट जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करते हैं, इसीलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यीस्ट सेल्स में होता है। और इसमें प्रोड्यूस क्या क्या होता है? एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस बोलते हैं। और CO2 प्रोड्यूस होती है प्लस ATP प्रोड्यूस होता है। ATP मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ 2 होती है, सिर्फ 2 ही ATP प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन 5 मार्कर में भी आपसे पूछा गया है और 3 मार्कर में भी पूछा गया है। तो 3 मार्कर में आप ये पूरी टेबल बना करके आ सकते हो, लेकिन अगर 5 मार्कर में पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी कर देना मार्क्स के बेसिस पे कि 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन है या 1 मार्क का, या पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क के क्वेश्चन ना आपके 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो वो पॉइंटर्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर एक बड़ा आपका लॉन्ग डिस्क्राइब वाला आंसर पूछ सकते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है।
तो हमने यही पढ़ा, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हमारी बारी आती है 2 मार्कर्स के क्वेश्चन की, जो अगेन आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने पूरा जो चैप्टर है ना, पूरा जो रिवीजन आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इनके तीनों चैप्टर्स के हम क्वेश्चन अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आपको लाइफ प्रोसेस के 5 मार्कर्स बता दिए, 4 मार्कर्स बता दिए, 3 मार्कर्स भी बता दिए। अब आपकी बारी आती है 2 मार्कर्स के क्वेश्चन की, जो आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम देख लेते हैं अपना 3 मार्कर का क्वेश्चन कि वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट्स हमारे क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे क्या क्या चाहिए होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, और एक पिगमेंट चाहिए होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इन्हीं चारों फैक्टर के प्रेजेंस में ही प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो अगर हम बात करें CO2 की, तो ये तो उसको कहां से मिलता है, एयर में मिलता है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हवा में ही प्रेजेंट होता है। वाटर, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, तो रूट्स एब्जॉर्ब जो कर रहे होते हैं वाटर, उसके थ्रू प्लांट्स को क्या मिल जाता है, वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है। सनलाइट जो होता है वो सन के थ्रू मिलता है। और क्लोरोफिल, ऑलरेडी प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यही क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ये केमिकल एनर्जी क्या होती है, यही केमिकल एनर्जी यूज होती है वाटर को ब्रेक डाउन करने में, जिसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं, जिसमें H2O को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और हाइड्रोजन आयन को यूज किया जाता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ये 4 आपके फैक्टर्स रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कि आपके मैंने बता दिए कहां कहां से मिलते हैं। भाई इजी था ये तो, क्वेश्चन था कि नहीं था, हाँ था। चलो तो आगे बढ़ जाएं देख करके कि क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कि 5 मिनट का ब्रेक ले ले। चलो ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, कि मतलब आगे क्या है क्वेश्चन हमारे, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 9th क्वेश्चन हमारा। नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एंड विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अब आपके जो 2 मार्कर्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जैक्टली 5 मार्कर्स की तरह ही आते हैं, कि आपके 1 वर्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या डिफाइन द फॉलोइंग भी हो सकते हैं। तो डिफाइन द फॉलोइंग हो सकता है वो पूरा ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, या फिर उसके पार्ट्स, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया हो, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन सी ब्लड वेसल लेके आती है, वो होती है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स में से थ्रू द लंग्स, ये लेफ्ट एट्रियम में आपका लंग्स से ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाता है। जब हमारा जो ब्लड होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके उसमें वापस से ऑक्सीजन जब डिसॉल्व हो जाती है, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। लंग्स में ये प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद पल्मोनरी वेन आपकी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आती है कहां पे, लेफ्ट एट्रियम
में, कहां लेकर के आती है, लेफ्ट एट्रियम में, जहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, ठीक है। तो अब विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 मार्कर ऑफ क्वेश्चन, जो कि है 10th क्वेश्चन हमारा, वो क्या है, नेम द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यहाँ पे टी नहीं होना चाहिए, ओन फूड, एंड लिस्ट द 3 इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स कौन से प्रोसेस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का। यस, एग्जैक्टली, ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. They prepare their own food by the process of photosynthesis. तो अब फोटोसिंथेसिस का मैंने इवेंट्स आपको अभी बताए थे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक लाइट रिएक्शन होती है जो लाइट के प्रेजेंस में हो रही होती है, और एक डार्क रिएक्शन होती है जो बिना एब्सेंस ऑफ लाइट में, एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं कह सकते, जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आपको इतना मेंशन करने की नीड नहीं है, आप जब बस पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो कि सबसे पहला पॉइंट होता है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द light energy is converted into the chemical energy, absorption of sunlight, absorption and conversion of light energy into chemical energy by the help of chlorophyll, by the help of chlorophyll। ये क्लोरोफिल ही आपका सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दिस केमिकल एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल एंड रिलीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज फर्दर देन यूज्ड टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो दीज वाज द 3 इवेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये हाइड्रोजन कहीं गायब नहीं होता है, यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में, रिड्यूस करने में, उसको कार्बोहाइड्रेट में यूज अप हो जाता है। तो क्या हो गए 3 पॉइंट्स आपके, एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स into hydrogen and water, and this hydrogen is then used to reduce the carbon dioxide into the carbohydrate. ठीक, तो this was all the 3 points regarding the photosynthesis. Now moving on to the next question, जो कि again अब हम हमारे यहाँ से ना how do organism reproduce chapter start हो रहा है, जिसमें हम 5 मार्कर्स के, 4 मार्कर्स के, 3 मार्कर्स के और 2 मार्कर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहले स्टार्ट करने से पहले जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम लोग, आप सब लोग पानी पी लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलो, now moving on to the next 5 marker question. The terms pollination and fertilization are important for the flower fertilization. Draw a diagram of pistils showing pollen tube growth into the ovule and label them. Okay, तो हमें पता है कि pollination का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और यही होता है जो फ्लावर की फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेंशियल इवेंट होता है। तो अब हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हमें ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डायग्राम की बात करें तो हमें पता है कि transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is known as pollination. तो भाई ये हमारा हो गया फीमेल पार्ट, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा,
ये पार्ट होता है स्टाइल आपका, और ये पार्ट होता है ओवरी का, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको दूसरे कलर से बना देती हूँ, एक काम करती हूँ। ये प्रेजेंट होता है आपका फीमेल गैमीट, जिसको हम एग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉलन ट्यूब जैसे पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर के स्टिक करता है तो ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद इट फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब। ये धीरे धीरे करके स्टाइल से होते 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 ये एंटर करता है आपका कहाँ पे, इनसाइड द ओव्यूल। ये इस तरीके से एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है, जिसके थ्रू आपका पूरा मेल गैमीट जो कि पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है ये एंटर करता है यहाँ पे। और ये जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जो माइक्रोफाइल प्रेजेंट होते हैं, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। यहाँ इसके अंदर मेल गैमीट होता है जो कि एग के साथ फर्टिलाइज करके किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। और एक मेल गैमीट हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होकर के फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, अभी बताती हूं। तो अब हम पहले इसको लेबल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हो गया हमारा स्टाइल, ठीक है, ये हो गया हमारे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा पोलर न्यूक्लियाई, ये पार्ट, ठीक है, ये तो मेल गैमीट है हमारा, ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई हमारे, और ये हो गया हमारा एग, जो एग सेल प्रेजेंट होता है, ये हो गए हमारे सिनर्जिड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मेल गैमीट, ये दोनों ही हमारे मेल गैमीट होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक है, और ये जो बन रहा है ये होता है पॉलन ट्यूब, ठीक है। कर दिया पार्ट्स मेंशन। तो अब हम बात आती है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर, जो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट फर्टिलाइज हो रहे हैं। एक मेल गैमीट, सपोज करो ये आपका मेल गैमीट है और ये आपका फीमेल गैमीट है, ये दोनों फ्यूज होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक फ्यूजन हो गया, ये ए हो गया आपका। अगर मैं बी की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, एक फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, और एक जो मेल गैमीट होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए। एक आपका मेल गैमीट हो गया और प्लस आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, तो ये तीनों मिलकर के 3 नंबर बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को मिला करके डबल फ्यूजन, क्योंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा और ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से डायग्राम बना करके ऐसे ही लेबल करके उसमें आ जाना, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, तो यही था हमने, ये एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होती है जिनके साथ फ्यूज होकर के हमारे मेल गैमीट एंडोस्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। भाई क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि फीमेल्स को कंट्रासेप्टिव मेथड्स या आपके जो पेयर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनको कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने की नीड पड़ जाती है। कौन बता सकता है मुझको, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, जस्ट थिंक। देखो एडॉप्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड का सबसे पहला रीजन होता है
द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी प्रेजरेबल एक्ट। जो सेक्सुअल एक्ट होता है ना वो एक बहुत ही प्रेजरेबल एक्ट होता है, बट इससे आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दीज सेक्सुअल एक्ट्स कैन लीड टू एसटीडीज। एसटीडीज का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बहुत पॉसिबल होती हैं ये सेक्सुअल एक्ट से। हाँ, प्लेजरेबल होता है आपका, लेकिन इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि एसटीडीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की, जो बहुत ही कॉमन डिसीज होती है। उसके बाद दूसरा होता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, क्या होती है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज का डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है, यू कैन सी ऑन द लाइफ ऑफ अ फीमेल। एक वुमेन की लाइफ के ऊपर इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। उनकी बॉडी खराब होती है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, जिससे उनको बहुत सारे मेंटल फिजिकल तरीके से सफर करना पड़ जाता है। तो ये सारी अनवांटेड प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के लिए ही हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करते हैं, जिसमें से हमने 3 टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। जो बैरियर और केमिकल मेथड्स हैं आपके, ये दोनों ही आपके एक तरीके से मतलब रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। मतलब बैरियर भी रिमूव कर दोगे तब भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, और केमिकल्स मेथड, आई पिल्स यूज करना बंद कर देंगी वुमेन्स तब भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन जो लास्ट वाला आपका मेथड आता है, जो कि होता है सर्जिकल मेथड, ये मेल और फीमेल दोनों में ही परफॉर्म किया जाता है। मेल्स में इसको वासेक्टोमी बोलते हैं एंड फीमेल्स में इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो उसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके सर्जिकल टाई कर दिया जाता है, और फीमेल्स में ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो भाई अब ना स्पर्म रिलीज हो रहा है वास्ट डिफरेंस से, ना ही फेलोपियन ट्यूब से आपका एग फर्टिलाइज होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने कट करके उनको टाई कर दिया तो वापस आप उनको सेम पोजीशन पे नहीं लेकर के आ सकते हो। तो आपके बाकी 2 मेथड्स तो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो मेथड होता है वो इरिवर्सिबल होता है। और इसके 2 पॉसिबल रीजंस यही होते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचने के लिए, एचआईवी, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, वार्ड्स, इनसे बचने के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है। आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इतनी पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, अगर उसको और एक्सेसिवली ग्रो करवा दिया तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फीमेल की गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। यही सारे रीजंस हैं कि ये सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा, पॉसिबल रीजन समझ में आए होंगे कि हम क्यों कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज अप करते हैं। चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि हैं आपके 4 मार्कर्स के क्वेश्चन, और आपके ये 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं अगेन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से। देखो, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मार्क्स अभी इस टाइम पे लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके में हेरिडिटी नहीं आ रहा होगा। अगर हेरिडिटी आ रहा है तो लाइफ प्रोसेस के बाद आपका हेरिडिटी ही चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका 3rd नंबर पे चैप्टर आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसके बाद आपके मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आता है, जिसमें से आपके रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप इसी इंपॉर्टेंट स्टेप्स में अपने ये सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा भाई केस बेस्ड क्वेश्चन होता है सेक्शन 4 में, हमें पता है ये सेक्शन जो ई वाला होता है उसमें 4 मार्कर्स के क्वेश्चन होते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम वैसे भी थोड़े से आलसी हैं, थोड़े से क्या बहुत ज्यादा ही आलसी हैं, हम इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने नहीं वाले हैं। तो हम आएंगे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। What is fertilization? तो भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete to produce zygote is known as fertilization. मेल गैमीट में हमारे स्पर्म्स आ जाते हैं और फीमेल गैमीट में एग या ओवम आ जाता है।
ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिजम्स में होता है। अगर आप फ्लावर्स की बात करोगे तो फ्लावर्स में पॉलन, मेल गैमीट जो होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है वो ओवरी, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब मैं पूछूं वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर, तो अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करोगे तो किसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, कौन सी ऐसी प्लेस होती है? यस एग्जैक्टली, ओवरी। अगर हम फीमेल्स, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में बात करें तो ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जबकि अगर हम ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ओविडक्ट इज द साइट, यूट्रस में हो रहा होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, सॉरी, वो ओविडक्ट और उसमें फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में हो रहा होता है। फीमेल्स में ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में हो रहा होता है। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे ओवरी इज द साइट, इज द लोकेशन जहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। चलो, तो अब व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? कोई बता सकता है प्लेसेंटा क्या होता है? भाई प्लेसेंटा एक ऐसा स्पेशल टिश्यू होता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो थिक होती है, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और वही आपकी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है, जो कि एक टाइप का स्पेशल टिश्यू होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग चाइल्ड, डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस है वो एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब हमने क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो क्या क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे? स्टार्टिंग करें तो ओवरी होती है जो कि आपका हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोगेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन, और साथ साथ में फीमेल गैमीट एग को भी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आता है हमारा ओविडक्ट जिसमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन आई होप सबको पता होगा क्या होता है। ओविडक्ट के बाद आता है हमारा यूट्रस जो कि हमारा फीटस बियरिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एम्ब्रियो या फीटस का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस के बाद आता है हमारा सर्विक्स एंड वजाइना, और ये दोनों ही आपके बर्थ कैनाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्विक्स और वजाइना दोनों ही बर्थ कैनाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बर्थ कैनाल। वेरी गुड। चलो, तो what happens when egg is not fertilized? अब इसमें से ऐसा क्या हो सकता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो देखो पूरे प्रोसेस में होता क्या है, आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम प्रेजेंट था ना। जब हमारा एग जो होता है वो फर्टिलाइज, सपोज करो यहाँ पे ये एग है, ठीक है, यहाँ पे ये एग है, ये एग धीरे 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 करके यहाँ पे आएगा, है ना, और अगर यहाँ से स्पर्म नहीं आ पाया तो ये एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में ना क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है ना हमारा, ये यूट्रस जो होता है बहुत थिक होने लग जाता है धीरे। ये हर मंथ का प्रोसेस होता है। हमें पता है कि हमारी हर मंथ ओवरी एक एग रिलीज करती है, एक मंथ में ये वाली ओवरी, एक मंथ में ये वाली ओवरी। तो ये जो ओवरी एग रिलीज करती है साथ साथ में हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन। ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसको थिक करने का काम करती है, थिक मोटा बनाने का काम करती है, और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लेसेंटा, आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने वाले होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि एग जो है वो तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, ना स्पर्म आया, ना फर्टिलाइजेशन हुआ, ना जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। तो अब एक बात बताओ, इस यूट्रस की जो लाइनिंग यूट्रस की थिक हुई थी उसकी नीड पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है, ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है धीरे 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 करके 28 डेज में थिक होकर के ब्रेक डाउन होने लगती है, ब्रेक होने लगती है, एंड in the form of bleeding it comes out through the cervix and the vagina.
ठीक है, इसी को ही यही प्रोसेस होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, और इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक होती है, नीड नहीं होती, तो धीरे धीरे करके वो स्लोली ब्रेक डाउन हो जाती है 28 डेज में, एंड इट कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा। ठीक, तो यही था पूरा हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 मार्कर क्वेश्चन। अगेन हमारा इतना बड़ा सा पैराग्राफ है जो हम पढ़ने नहीं वाले हैं वैसे भी, तो अब आ जाते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कौन मुझे बता सकता है? मैंने बहुत बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आंसर्स आपको बताए हैं, कौन बता सकता है? सोचो क्या हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस। भाई ये एडवांटेज वाला क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन, और ध्यान से बताना भी मुझे ये क्वेश्चन। सोचो क्या हो सकता है। चलो, तो देखो एडवांटेज क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है जिससे आप बाकी सारे प्लांट के पार्ट से, रूट, स्टेम्स और लीफ से एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं आपके, इसी को ही हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आप प्लांट प्रोड्यूस करते हो वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है। इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू ग्रो, बहुत ही कम टाइम लेता है ग्रो करने के लिए। सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता है कंपेयर टू वो वाले प्लांट्स जो आपने सीड से ग्रो करवाए। दूसरी चीज, ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किए हुए हैं ना, आप उनको किसी भी सीजन में ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि उनको सीजन की नीड नहीं पड़ती, आप उसको वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवा रहे हो, तो ये थ्रू आउट किसी भी सीजन में आप ग्रो करवा सकते हो। इनके लिए आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनसे जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी भी ग्रो कर जाते हैं। इनको केयर की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी रिक्वायरमेंट आपको उन प्लांट्स को देने की होती है जो प्लांट्स आपके सीड से ग्रो किए होते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के होते हैं। Now give an example of vegetative propagation through buds. Buds से कौन सा vegetative propagation हो सकता है? ब्रायोफाइलम लीफ के बारे में आपने सुना होगा, जिसके मार्जिन्स पे ना लीफ के नोड्स, बड्स प्रेजेंट होते हैं। इवन पोटैटो जो नहीं होता, पोटैटो की जो आई होती है वो भी एक बड्स का ही काम कर रही होती है, उससे भी आप एक नया पोटैटो का प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। What is tissue culture? What are the examples of layering and what is grafting? Tissue culture भी is a type of vegetative propagation जिसको हम culture medium में perform करते हैं। ये एक टाइप का artificial vegetative propagation होता है जिसमें हम plant के tissues को निकाल करके उसको lab में grow करवाते हैं। lab में grow करवा रहे हैं, artificially grow करवा रहे हैं man made processes के थ्रू। इसी को ही हम tissue culture बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग भी एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसमें हम एक प्लांट के पार्ट को दूसरे प्लांट के पार्ट से अटैच करके यहां से ग्रो करवाते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट जिसमें शूट प्रेजेंट होती है उसको स्टॉक बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को शायोन बोलते हैं, ठीक है। यही होता है आपका न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय जॉइंग अ, उल्टा बोल दिया मैंने, ऊपर वाला श्योन होता है, नीचे वाला स्टॉक होता है, सॉरी, श्योन एंड स्टॉक, ठीक।
नीचे वाला पार्ट श्योन होता है, नीचे वाले रूट के पार्ट को किसी और प्लांट के शूट के पार्ट से ज्वाइन करवा करके एक नया प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं। इसी प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लेयरिंग? रोज, जैस्मीन, ग्रेपवाइन, ये सारे प्लांट्स को हम ग्राफ्टिंग या लेयरिंग मेथड से ग्रो करवा सकते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, एक प्लांट का पार्ट है, उस प्लांट के ऊपर के पार्ट को हम ऐसा बेंड करके सॉइल के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं उसको थोड़े दिन से। तो जितना प्लांट का पार्ट आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है ना, वो धीरे धीरे करके रूट्स को डेवलप करने लग जाता है। और रूट्स को डेवलप करते करते, जैसे कि ये मेरा प्लांट का पार्ट है, इसको मैंने ना आधा ऐसे रूट्स के अंदर यहाँ पे सॉइल के अंदर डाल दिया, तो ये धीरे धीरे करके ना जितना पार्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो रूट्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, और रूट्स प्रोड्यूस करते करते वो एक नया प्लांट ग्रो कर देता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका लेयरिंग का। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द 3 मार्कर्स ऑफ क्वेश्चन, जो कि हैं आपके अगेन 3 क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। चलो तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ longitudinal section of flower and label on it sepal, petal, ovary and stigma. Write the names of male and female reproductive parts. ठीक है, चलो अब हम बना लेते हैं, एक काम करते हैं, फ्लावर का डायग्राम। हमें पता है बीच में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, यहां से प्रेजेंट होता है एंथर और फिलामेंट जो कि हमारे मेल पार्ट बनाते हैं। गड़बड़ हो गई। दूसरा पेन ले लेती हूँ, कलरफुल फ्लावर बनाएंगे हम अपना, है ना। यहाँ पे कमल का फूल नहीं लग रहा तुम लोगों को ये मेरा? चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये क्या होता है, हमारा पेटल होती है, ठीक है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं। ये हो गई हमारी सेपल जो कि ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मेंशन करें तो ये होता है हमारा स्टिग्मा, है ना। बीच वाला पार्ट होता है स्टाइल हमारा, और सॉरी, और अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी, ठीक है, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो एंथर्ड होता है, बाइलोब्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, बस यही सारे पार्ट्स हमको मेंशन करने थे, हमने मेंशन कर दिए। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो मेल में क्या आता है, एंथर और फिलामेंट आता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और वही पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपका मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। फीमेल पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपका फीमेल गैमीट या फिर एग प्रेजेंट होता है। आया समझ में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही बना लिया था हमने। एंथर और फिलामेंट बना करके स्टेमन बनाते हैं जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको हम पिस्टल या फिर कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, और पेटल्स हमारे कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स होते हैं और सेपल्स हमारे ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। ये तो रिसेप्टिकल होता है और ये पेडिकल होता है। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैंने अभी बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पेल या फिर पिस्टल बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन जो कि आपका पार्ट्स में आया था और 3 मार्कर का भी था। तो डायग्राम भी 2 मार्क्स का हो सकता है और जो मार्क्स लिखने के लिए दिया था वो 1 मार्कर का हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज which are caused due to the infection, bacterial infection and viral infection, and how it can be prevented. कोई 2 ऐसे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बतानी है जो बैक्टीरिया और वायरस से हो सकती हैं, और एक ये बताना है कि उनको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। भाई देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो, अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, वो होती है गोनोरी। गोनोरी होती है, सिफिलिस होती है, ये दोनों ही जो इन्फेक्शन होते हैं इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये दोनों ही इन्फेक्शन बैक्टीरिया कॉज करते हैं। और अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो आपने वायरल इन्फेक्शन सुना होगा, HIV एड्स। यही एक सबसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी है। ये तीनों ही STDs में काउंट होती हैं। गोनोरी जो होता है वो नाइजीरिया गोनोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो कॉज करता है। सिफिलिस जो होता है वो ट्रेपोनोमा पैलिडियम, लेप्टोस्पाइरा होता है शायद, ट्रेपोनोमा स्पाइरोचीट्स में आता है, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया ही है। HIV एड्स की बात करूं तो वो भी वायरस ही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि आपका एड्स का डिसीज कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक MCQ का क्वेश्चन आ सकता है कि HIV और एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एक बार HIV और एड्स का फुल फॉर्म देख लेना। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अब बात ये आती है कि हम इन सारी डिसीजेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन में कि हमने कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों यूज कर रहे थे, उसमें ही मैंने बताया था। देखो, हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके आप इन सारी डिसीजेस को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कॉन्डम हो गए आपके, डायफ्राम्स हो गए आपके, कॉपर टी हो गया आपका, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करके, मेनली तो कॉन्डम और डायफ्राम ही होते हैं जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो यही दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि एक बैरियर मेथड में आता है, उस मेथड को यूज करके आप ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वही लिखा हुआ है भाई, STD जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो होता है गोनोरी और सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी होता है और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी होता है। ये दोनों ही वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक करके। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए आपके, किसी और की यूज की हुई सिरिंजेस और नीडल्स आप ना यूज करो, इससे भी आप बच सकते हो। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो और प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हो जब भी कोई सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, जिसमें आप कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, ये सब यूज करके इन्हीं डिसीजेस को प्रिवेंट आउट कर सकते हो। ये डिसीजेस सारी की सारी बहुत डेंजरस होती हैं, तो इनसे बचने का यही एक तरीका है बस। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा सॉरी, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू शो द जर्मिनेशन ऑफ ग्राम सीड्स। लेकिन उससे पहले हम जरा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो तब तक तुम लोग सोचो कि हम ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ग्राम सीड के साथ।
चलो तो भाई सीड का हम एक बार जर्मिनेशन देख लेते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। हमें पता है सीड जो होता है वो ग्राम सीड जो होता है उसको हम चना बोलते हैं। अगर आप उसको ओवरनाइट सोक कर देते हो तो उसमें से क्या निकलने लगता है, रूट जैसा सरफेस नहीं निकलने लगता है, देखा होगा आप लोगों ने, जिसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। कहते नहीं हम स्प्राउट्स खाएंगे, और स्प्राउट्स मतलब काफी हेल्दी भी होते हैं। तो अगर आप एक किसी पी को या ग्राम को ना, सीड को डालोगे सॉइल के अंदर और उसको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करोगे, सारा सब कुछ मिलने लगेगा उसको, वाटर, एयर, प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स, तो धीरे 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 करके ना उसमें से रूट भी डेवलप होने लगेगी और शूट भी डेवलप होने लगेगी। क्योंकि वो कॉटिलिडनस प्लांट होता है, डाइकॉट होता है, जिसमें एक प्लूम्यूल भी प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल भी प्रेजेंट होता है। हमने चना अगर देखोगे आप तो इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। अगर उसको ओपन करोगे ना तो ऐसा दिखेगा, जिसमें से नीचे वाला पार्ट रेडिकल होता है, आर से रेडिकल, आर से रूट, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो प्लूम्यूल होता है जो कि शूट डेवलप करता है, और ये आपके कॉटिलिडन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप इस ग्राम के सीड को ना पानी के अंदर या सॉइल के अंदर डाल दोगे और उसको प्रॉपर वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, तो जो रेडिकल होता है वो धीरे धीरे करके रूट्स डेवलप करने लग जाता है, और जो शूट होता है आपका प्लूम्यूल, वो धीरे 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 करके उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है। तो वही उसने बोला कि अगर उससे रिलेटेड आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना है, सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम चना एंड कीप देम ओवरनाइट। अगर आप उसको पानी में सोक करके किसी कॉटन में या किसी गीले कपड़े में सोक करके रख दोगे ओवरनाइट के लिए, और एंड देन ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड विद अ वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर अ डे। फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। मेक श्योर दैट द सीड्स डज नॉट ड्राई, और ये भी देखना है कि सीड्स में से पानी ड्राई आउट ना हो। तो जो आपने वेट क्लॉथ में उनको रखा है उसको आपको बार बार गीला करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप उसको कट करके ओपन करके देखोगे ना, तो जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो रेडिकल होता है उसका वो धीरे धीरे करके रूट्स में डेवलप होने लग जाता है, और जो प्लूम्यूल है आपका वो धीरे धीरे करके ऊपर की पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में जाकर के धीरे धीरे करके एक शूट डेवलप करने लग जाता है। तो बस यही पॉइंट्स आपको लिखने थे, और इसी तरीके से आप चाहो तो एक कॉटिलिडनस का डायग्राम भी बना करके आ सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि प्लूम्यूल जो होता है वो शूट होता है, वो शूट डेवलप करने लग जाएगा, और रेडिकल जो होता है वो रूट का पार्ट होता है फ्यूचर प्लांट में, तो वो रूट्स डेवलप करने लग जाएगा। आई होप सबको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा कि वो जर्मिनेट कैसे किया। जर्मिनेशन के लिए उसको आपको सोक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे अब 2 मार्कर्स के क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कि कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि भाई क्या है इसमें, ठीक है। तो एक बार मस्त रेडी हो, रेडी स्टडी पो हो जानने के लिए कि वो 3 मार्कर्स के क्वेश्चन क्या होने वाले। देख रहे हो कितने रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो इसी तरीके से आपके मेनली क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, पॉइंटर्स में भी आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे भी आ सकते हैं, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट देके उससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस में। तो यूजुअली जो आप वो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन मिस आउट करके जाते हो ना, कि नहीं हमें वो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन से भी ना आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इससे पहले वाले मैराथन में भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें आप अटक गए थे। तो इसीलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आपका गिवन है, एनसीईआरटी में ही गिवन है, उसको भी एक बार रीड जरूर कर लेना। भले आप उसको रट करके मत जाओ, देखो रटने की तो कोई नीड ही नहीं है, बस उसको अंडरस्टैंड करके जाना है कि वो एक्सपेरिमेंट में वो कंक्लूजन क्या निकाल रहा है और वो एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहा है। भाई मेन बेसिस तो यही होता है कि वो उसका एम क्या होता है एक्सपेरिमेंट करने का। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहा है, उसका कंक्लूजन क्या है, तो उससे रिलेटेड आप आंसर्स अपने आप ही खुद से ही अपने वर्डिंग्स में लिख करके आ सकते हो। भाई अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि तुम लोग सारे आंसर्स रटोगे खुद से, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई एक बार कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे सब समझ में आ जाएगा, और तुम लोग हो ही यार स्मार्ट मस्त भाई, है ना। तो देख ले क्या है अपने 3 मार्कर्स के क्वेश्चन, पक्का कंफर्म।
चलो ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने पहले 3 मार्कर्स के क्वेश्चन पे कि व्हाई इज डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कौन बता सकता है? देख रहे हो जो एकदम छुट्टू सा पार्ट है आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है स्टार्टिंग के चैप्टर में, उससे भी एक 3 मार्कर का क्वेश्चन बन रहा है। सोच सकते हो कि जब उस एक छोटे से पार्ट से आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है तो आपके एक्सपेरिमेंट से 3 मार्कर का क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता? अभी इससे पहले मैंने आपको केस बेस्ड जो क्वेश्चन करवाया वो एक्सपेरिमेंट वाला ही तो था, तो जब एक्सपेरिमेंट से आ सकते हैं तो किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाने का है। देखो अगर छोड़ भी रहे हो ना तो उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दे देना जो मैम ने तुम लोगों को दिए हैं, ठीक है, स्कूल में दिए हो, मैंने जो दिए हो, उन सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान रख करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ना, उसी में ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड कर देते हैं और अवॉइड करने के चक्कर में उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ऐसी चीजें बताई होती हैं हमारी टीचर्स ने जो हमें नहीं पता होती हैं, हम अनजान होते हैं उससे, हमें पता नहीं होता है जनरली, और जब उसको छोड़ करके जाते हैं तो बस मस्त जब एग्जाम में देख लेते हैं तो मस्त सोचते हैं यार काश पढ़ लिया होता। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मैं यूजुअली भूल जाती हूँ अगर कि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेरी मैम ने दिया होता है और अगर मैं उसको गलती से भी भूल जाती हूँ, छोड़ के आ जाती हूँ, तो बस मेरे माइंड में फिर यही चीज़ आ रही होती है, यार काश पढ़ लिया होता भाई, 3 नंबर आ जाते मेरे पूरे 3 नंबर से मैं आगे होती, टॉपर से होती कि नहीं होती। तो बस इसीलिए छोड़ के मत जाना गलती से भी, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन कि व्हाई इज डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हो रहा होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है जो हमको डीएनए मिला है, हमें जीन्स मिले हैं, अपने पेरेंट्स से ही मिले हैं कि नहीं मिले। तो जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है ना उस टाइम पे जब टेस्टीज आपकी स्पर्म प्रोड्यूस कर रही होती है, किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू करती है। सिमिलरली आपका जो ओवरी होता है फीमेल्स में, जब वो ओवा या फिर एग प्रोड्यूस कर रहा होता है तब वो भी मियोसिस के थ्रू ही एग प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो ओवरी होती है ना इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मियोसिस परफॉर्म करते हैं वैसे ही स्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है, आधा हो जाता है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन करवाते हो स्पर्म और एग का, ओवा का, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये n+n बना करके हमारा 2n हो जाता है। हमारा ओरिजिनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स वापस से सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इसीलिए एसेंशियल होता है क्योंकि ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म से ना बहुत सारे वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। देखो अगर किसी के भी नोटबुक से फोटोकॉपी कराते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो दिखता नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो होते ही हैं कि नहीं होते। आपने उसकी कलर्ड फोटोकॉपी ही क्यों नहीं करा ली, लेकिन पेन का जो कलर आपने जिस कलर से वो पेन में लिखा है बिल्कुल सिमिलर डिट्टो कलर वो आपका कलर्ड प्रिंट में भी नहीं आता है ना। तो इसीलिए जब आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से आप में कॉपी हो रहा होता है ना तो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं कॉपी करने में, जिसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। यही रीजन होता है कि अगर मदर की आईज ब्लैक होती हैं तो ये वेरिएशंस की वजह से कभी कभी जो उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसकी आंखें ब्राउन हो या फिर लाइट ब्राउन हो या फिर ग्रीन हो या फिर ब्लू हो, है ना। तो ये वेरिएशंस डीएनए कॉपी करते टाइम डिफरेंट से चेंजेस आ जाते हैं। आप बिल्कुल डिट्टो किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो, तो जब डीएनए भी कॉपी हो रहा होता है तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं हो पाता है, वो भी थोड़े बहुत एरर्स उसमें वेरिएशंस चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो दिखते हैं। सिमिलर मतलब हमारे 2 हाथ जहां पे होते हैं वहां पे हमारे पेरेंट्स के भी होते हैं, जहां हमारी नाक होती है वहां पे हमारे पेरेंट्स की भी नोज प्रेजेंट होती है, लेकिन वेरिएशंस के साथ होते हैं। हम बिल्कुल एग्जैक्टली अपने मदर फादर जैसे नहीं दिखते हैं,
क्यों? क्योंकि जो डीएनए कॉपी हो रहा होता है उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं हमारे, जो कि एक एसेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ये क्या होता है, यही वेरिएशंस ना सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? एक सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज करो मैंने एक ट्री का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, सपोज करो तुम लोगों को एक ट्री का एग्जांपल दे रही हूं। ट्री किस कलर का होता है? आपका ग्रीन कलर का होगा, है ना। जो बग्स थे, एक मेरा जो बग था वो एक रेड कलर का था, ये मेरा एक बग है जो कि रेड कलर का है, ठीक है। अब ये लोग, और एक मेरा बग जो था वो ग्रीन कलर का था, ये एक मेरा जो बग था वो ग्रीन कलर का था। अब एक बात बताओ, इन दोनों बग में से ग्रीन वाला बग हमारे प्लांट के साथ इजीली कैमोफ्लेज हो जाएगा? इजीली कैमोफ्लेज हो जाएगा, छुप सकता है, ताकि कोई भी जो प्रीडेटर हो इस बग के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद भी ग्रीन कलर का है, ट्री भी ग्रीन कलर का है, तो वो आराम से छुप जाता है। लेकिन क्या हुआ, अब ये दोनों ग्रीन बग, सपोज करो एक इस रेड बग ने, रेड बग की पॉपुलेशन बहुत कम है, ग्रीन बग की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, रेड कलर है, दिख जाएगा आराम से ट्री के ऊपर, तो इंसेक्ट्स उसको, जो बाकी सारे बर्ड्स वगैरह होते हैं वो इजीली रेड बग को खा लेंगी। अब क्या हुआ, गलती से ये ग्रीन और रेड बग का फ्यूजन हो गया। क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। या सपोज करो इस ग्रीन बग का ग्रीन बग के साथ ही फ्यूजन हो गया, है ना। ये ग्रीन बग का ग्रीन बग के साथ ही फ्यूजन हो गया, और ऐसा फ्यूजन हुआ कि उसने प्रोड्यूस कर दिया रेड कलर का बग, रेड कलर का बग। इन दोनों ने रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, और रिप्रोडक्शन से इनका जो ऑफस्प्रिंग बना वो बन गया रेड कलर का बग। अब रेड कलर का जो बग होगा आपका, वो तो ट्री पे आराम से ही दिख जाएगा, तो रेड कलर की पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? स्वाइप आउट हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो वेरिएशंस होते हैं ये नुकसान भी करते हैं पॉपुलेशन को, और सर्वाइव करने की भी कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने एक और रेड बग लिया, वो रेड बग और रेड बग ने आपस में रिप्रोड्यूस किया और उन्होंने ग्रीन कलर का बग बना दिया, रेड और रेड ने फ्यूज करके ग्रीन बना दिया। तो अब एक ग्रीन कलर वाला जो बग था हमारा, वो तो ट्री के ऊपर सरवाइव कर गया, करा कि नहीं करा? तो यही रीजंस होते हैं, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं, वेरिएशंस की वजह से ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट होती है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेन बडिंग विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है भाई, बडिंग हमने किस में पढ़ी है? हाइड्रा में पढ़ी है। ये एक टाइप का क्या होता है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम हाइड्रा का डायग्राम देख लेते हैं कि हाइड्रा के डायग्राम में बडिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, ये एक मेरा हाइड्रा हो गया, नहीं गड़बड़ हो गई, दूसरा कलर ले लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। चलो, ये सपोज करो मेरा हाइड्रा है और ये धीरे 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 करके एक बड प्रोड्यूस कर रहा है यहां से। ठीक है, ये इसने बड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, आउट ग्रोथ जिसको बोलते हैं। धीरे 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 करके ये क्या हो गया ना, ये बड बड़ा होने लगा, ये बड बड़ा होने लगा इस तरीके से। फिर इसमें से एक और नया बड आ गया और ये नए बड ने भी एक और बड बनाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे करके ये नया बड आ गया, इसके ऊपर एक और नया बड आ गया, इसके ऊपर एक नया बड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बडिंग क्या होता है? इट्स अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विच प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सेसिव सेल डिवीजन एज अ आउटग्रोथ, दैट आउटग्रोथ slowly perform rapid cell division and develops into the new organism। बडिंग क्या होता है? एक टाइप का asexual reproduction होता है, occurs in hydra in which the repeated cell division leads to the outgrowth or in the hydra, that outgrowth again performs the cell division and leads to the formation of new buds or hydra। ठीक है, सॉरी ये मैंने यीस्ट बनाया है वैसे तो, सॉरी ये यीस्ट है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा अलग तरीके से, हाइड्रा का भी अभी डायग्राम बनाएंगे, मैं तब से हाइड्रा बोल रही हूँ। ये यीस्ट का डायग्राम है जिसमें बडिंग होती है, और हाइड्रा में भी बडिंग होती है। उसमें क्या होता है हमारा, यहीं पे बना लेते हैं, एक काम करते हैं। हाइड्रा में भी क्या होता है? ऐसा ही होता है हमारा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर,
यहां से धीरे धीरे करके बडिंग डेवलप होने लग जाती है उसके बॉडी पे भी, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हाइड्रा से भी आपका ये जो बड बना वो भी ऐसे धीरे धीरे करके एक हाइड्रा की तरह ही शेप ले लेता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही आपका ये आउटग्रोथ बड़ा हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस कर देता है इस तरीके से। ये तो हमारी पेरेंट बॉडी का हाइड्रा था, जिससे हमारा नया वाला हाइड्रा डिटैच हो गया और उसने अपना नया एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा हाइड्रा में भी बडिंग का प्रोसेस हुआ, जिसमें धीरे धीरे करके एक बड प्रोड्यूस होने लगी। वो बड ने क्या किया, रिपीटेड सेल डिवीजन शो किया और एक यंग हाइड्रा प्रोड्यूस कर दिया। ये क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक यंग हाइड्रा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। एक यंग हाइड्रा प्रोड्यूस कर दिया और धीरे धीरे करके जब ये यंग हाइड्रा पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये धीरे से प्लांट की ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है और एक नया हाइड्रा फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से हमारा जो हाइड्रा है वो बडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है, जो कि एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का तरीका होता है, बड फॉर्म होता है रिपीटेड सेल डिवीजन से, जो डिटैच हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने लग जाता है। इट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड व्हेन इट गेट्स मैच्योर्ड बाय लीविंग स्कार टिश्यूज बिहाइंड, मैच्योर हो जाता है, खुद को अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेता है और एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप आउट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बडिंग प्रोसेस इन हाइड्रा। Now moving on to the next question, name one unisexual plant। कोई आप एक यूनिसेक्सुअल प्लांट का आंसर बता सकते हो? और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखो ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्कर्स में नहीं आएगा, इसमें एक और इंक्लूड हो सकता है कि नेम द explain the process of self pollination या what are the differences between unisexual and bisexual flower, ठीक है। इसके ऊपर एक बन सकता है आपका डिफरेंस बिटवीन unisexual and bisexual flower, bisexual flower, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनी मतलब सिंगल, तो द टाइप ऑफ फ्लावर विच कंटेन ईदर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, एंथर या फिलामेंट जिसको हम स्टेमेन बोलते हैं, या फिर उसमें पिस्टल प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हिबिस्कस का फ्लावर हो गया, उसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है, स्टेमेन जिसको हम बोलते हैं, और उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है जिसमें हम पिस्टल या कार्पल बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन हमारे 5 मार्कर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें हम ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये सारे ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत देर से आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेट कर रहे होंगे, तो अब यहां से हमारे सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन से आते हैं, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क का क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम द रिफ्लेक्स पाथवे एंड द रिफ्लेक्स एक्शन। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है आपकी। तो इस चैप्टर से मैंने उसी अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो भी आपके बच गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो मेक श्योर कि आप ये चैप्टर को भी, ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जिसमें ब्रेन का पार्ट आ जाता है आपका, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और
नर्वस सिस्टम में कि नर्वस टिश्यू का डायग्राम क्या होता है, न्यूरॉन का डायग्राम, हाउ द नर्व ट्रांसमिट इम्पल्सेस, एक इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, वाई द ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्सेस इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होते हैं नर्व की इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन, एक्सॉन से डेंड्राइट ही क्यों जाती हैं, व्हाट आर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, उसका यूजेज क्या होता है, 1 मार्कर के क्वेश्चन की ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, वो हार्मोन्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, थायराइड हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड पेनक्रियास का डुअल नेचर क्यों होता है, जस्टिफाई करने का क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो मैंने आपको वो रेंज ऑफ क्वेश्चंस बता दिए जिससे आप मतलब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। चलो आगे बढ़ जाएं अपने। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सीबीएसई 2012 में आ चुका है। भाई जितना पुराना क्वेश्चन होता है ना उतना ही उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन। तो हमारा कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। अब देखो ना यहाँ पे डायग्राम नहीं प्रेजेंट है लेकिन मे बी आपको एक ब्रेन का डायग्राम दे करके वो ब्रेन के पार्ट्स में ABCD मेंशन करके आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है। आपका ब्रेन के पार्ट्स को मेंशन करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए। वॉलेंट्री एक्शन कौन सा आपका ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। आपका वॉलेंट्री एक्शन कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन करता है, वॉलेंट्री एक्शन कौन करता है। वॉलेंट्री एक्शन कौन करता है, सोचो क्या हो सकता है। हमारा फोर ब्रेन का हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, वो क्या हो सकता है। कोई गेस आप कर सकते हो। एनी गेसेस, एनी गेसेस, एनी सोचो। नहीं बताऊंगी इस बार, बहुत पढ़ा है तुम लोगों ने। कोई ये गेस तो कर सकते हो। यस एग्जैक्टली, हमारा जो सेरिबेलम होता है वही हमारे बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। सेरिबेलम जो होता है हमारे बैलेंस को, पोस्चर को, वॉकिंग, रनिंग, इन सब जेस्चर्स को हमारा सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है, जो कि किसका पार्ट होता है, हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम। अब अगर हम आए इनवॉलेंट्री एक्शंस पे, तो ये हमारा कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी हमारा मेडुलरी ऑब्लोंगेटा भी हमारा हाइंड ब्रेन का ही पार्ट होता है, जो हमारे इनवॉलेंट्री, हमारी ब्रीदिंग को, हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, हार्ट बीट्स को, ब्लड प्रेशर को, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये सब हमारा ब्रेन का मेडुलरी ऑब्लोंगेटा का पार्ट कंट्रोल करता है। और ये सब के सब क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द टू। आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या पार्ट होता है, ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि कम्युनिकेशन क्रिएट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और बाकी अदर हमारे नर्वस सिस्टम में। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारी कितनी होती हैं, जो ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द हेड में प्रेजेंट होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जिसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। एक तो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है और एक स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्रेनियल नर्व्स हेड हमारे बाकी सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, यहां से स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है। एक्सटेंडेड बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी। बाय स्पाइनल से स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियम पढ़ा है ना, स्कल बॉक्स हमारा, स्कल बॉक्स को तो हम क्रेनियम बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द नर्व्स में एक्सटेंडेड होता है। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट
4 मार्कर का क्वेश्चन, जो कि है हमारा एक ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं कि 4 मार्कर का हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये। इफ द बॉडी डिजाइन, भाई बहुत बड़ा है ये, है ना। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके जनरली ऐसे ही आने वाले हैं, इतने लंबे चौड़े से, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अवॉइड मत करना, मे बी उसमें आपको थोड़ा सा हिंट दिया हो आंसर का, तो एक बार पढ़ लेना। क्या पता गलती से आपको ये आंसर नहीं आते हो, लेकिन अगर आपने जैसे ही वो पैराग्राफ पढ़ा तो आपको स्ट्राइक कर गया, हिट कर गया माइंड में कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो अवॉइड मत करना, ठीक है। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ऑन ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल impulses via nerve impulses, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide the wide ranging changes needed. This is done in many animals including human beings using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenal ग्लैंड। अब इसमें एक स्क्वेरल का एग्जांपल लिया गया है, जिसमें उनको ये बताया गया कि स्क्वेरल को ना कोई प्रेडेटर पकड़ने के लिए आ रहा है, तो अगर नर्व इंपल्सेस के थ्रू मैसेज ट्रांसफर होता है ना, तो स्क्वेरल वहीं पे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर उसको हार्मोनल ट्रांसमिट होगा, हार्मोन्स के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, तो स्क्वेरल तुरंत भाग जाती है, ठीक है। ऐसे केस में एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन। इससे रिलेटेड मैंने आपको वी क्विज में एक बार एमसीक्यू भी करवाया था कि एड्रेनलिन का टारगेट हार्मोन, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है। सोचो सोचो और फिर मुझे बताओ, तब तक मैं जरा पानी पी लेती हूँ। देखो, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसका टारगेट ऑर्गन जो होता है वो हार्ट होता है, क्योंकि वो हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। भाई ये फाइट और फ्राइट वाला हार्मोन होता है। जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पे हमको डर लग रहा होता है या हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, डर गए होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसका जो टारगेट ऑर्गन हो गया यहां पर वो हार्ट हो गया। क्या हो गया, हार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के नाम से ही उसके हार्मोन का नाम है, जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी कितनी एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो फूड से जो कि हमने यूटिलाइज किया होता है। जो खाना हमने खाया हुआ होता है, कंज्यूम किया होता है, वो उस फूड को वो किस तरीके से यूटिलाइज करके मेटाबॉलिक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारा, वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। मैंने अभी जस्ट बताया कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का मतलब यही कि जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, फूड वी आर कंज्यूमिंग, दैट थायरॉक्सिन हार्मोन कंज्यूम्स दैट फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हाउ एफिशिएंटली आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय द यूज ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस थायरॉक्सिन हार्मोन इज द पर्टिकुलर and specific function of the thyroxine hormone. Now moving ahead with the next question, name the hormones released by the ovary. I told you in the earlier chapter how do organism reproduce, that ovary produces two types of hormones, that is the estrogen and progesterone. The two hormones which are produced by the ovary are estrogen and progesterone. Both of these hormones regulates the menstrual cycle in the female body. Both of these hormones actually make the uterine lining thick when eggs
आर एग इज फर्टिलाइज एंड और ईदर एग इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज भी हो जाता है, नहीं भी होता है, तब भी आपका जो यूट्राइन लाइनिंग को थिक करने का काम होता है वो यही दोनों हॉर्मोन्स करते हैं, जो कि आपकी ओवरी प्रोड्यूस करती है। आपके जो भी जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल बॉडी में आपको दिखने लगते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्यूबिक हेयर्स आना और वॉइस का चेंजमेंट होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ये दोनों हार्मोन्स भी करवाते हैं। तो दो टाइप के फंक्शंस हो गए, एक तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल अप करते हैं, और दूसरा ये हो गए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल बॉडी व्हेन दे रीच द प्यूबर्टी और व्हेन दे हिट द प्यूबर्टी इन द at the age of puberty, at the age of adolescence, both of these hormones produces the secondary sexual characteristics। ठीक है, तो now name the three hormonal glands which are located in the brain। तो भाई तीन कौन से hormonal gland है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है आपका पाइनियल ग्लैंड जो कि मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड आपका जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है, और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है? एक आपका होता है हाइपोथैलेमस। तो कौन कौन से तीन हार्मोन हमने पढ़े? एक होता है पाइनियल ग्लैंड, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये तीनों ही ग्लैंड आपके ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं। इनकी लोकेशन आपसे एज सच नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ इनके नाम और इनके हार्मोन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ह्यूमन में जितने भी आपके ग्लैंड्स और हार्मोन्स प्रेजेंट है, प्लीज उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उनसे रिलेटेड आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट 3 मार्कर का क्वेश्चन, जो कि क्या है? नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग। तो पहले मुझे ये बताओ कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? पहले तो मुझे रिसेप्टर्स बताओ क्या होते हैं, उसके बाद मुझे बताओ सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स हमारे सेल्स होते हैं, ऐसे सेंसरी सेल्स होते हैं विच कैन डिटेक्ट द स्टिमुलस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये ऐसे सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी स्टिमुलस आपको मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं, उसको डिटेक्ट करने का काम ये रिसेप्टर्स कर सकते हैं। उन्हीं को ही हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, स्किन, नोज, टंग, ईयर एंड आईज। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें ये सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैसेजेस को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं? डिटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नोज की, तो इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाम के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है आपके सराउंडिंग में जो मम्मी अच्छा सा खाना बनाती है ना, हाँ मम्मी बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, भूख लग रही है स्मेल करके ही, तो वो जो सेंसरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्मेलिंग सेंसेस और स्मेलिंग स्टिमुलस। जब भी अच्छा अच्छा खाना बनता है ना तो स्मेल आने लगती है, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से ही होता है। अगर हम बात करें टंग की, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो अगर हम टंग की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो जब हम खाना खाते हैं ना, फिर मम्मी की तारीफ करते हैं कि मम्मा बहुत अच्छा खाना बना है, खाने का टेस्ट तो लाजवाब है। तो वो जो खाने का टेस्ट लाजवाब लगता है ना हमको, वो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से होता है, जो कि हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे स्मेल के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूर से ही जो स्मेल आ रही होती है वो कौन डिटेक्ट करता है? नोज के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और टंग जो है हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जो कि किसकी वजह से? गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2 मार्कर्स का 2 क्वेश्चन।
चलो तो मूविंग ऑन टू द 2 मार्कर्स क्वेश्चन, जो कि है हमारा नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अ गर्ल हैज ग्रोन एक्सट्रीमली टॉल, तो इसमें आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से वो एकदम टॉल गर्ल बन जाती है। अ वुमेन हैज अ स्वॉलन नेक, स्वॉलन नेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डिसीज होती है ग्वाइटर की, जो कि हो जाती है थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से। आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयोडीन की कमी होने की वजह से ग्वाइटर हो जाता है आपका, ठीक है। ये 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। Now moving on to the next question, how do the shoot and roots of a plant respond to the pull of the earth's gravity? तो भाई रूट और शूट, हमारे रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर हम बात करें शूट की, तो शूट हमारा शो करता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो होता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रॉपिक मूवमेंट आपके रूट और शूट शो करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझसे मेरे सारे सेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे कोई भी मेरा अमेजिंग सा सेशन मिस ना हो। एंड ये हमारे आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर का अपना अपना शॉर्ट्स का चैनल है, जिसमें वो 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपके सारे एकेडमिक टॉपिक्स को रिवाइज करवाते हैं। तो मेक श्योर आप इन सबको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। एंड होप मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।